हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वाइब्रेशंस कि वाइब्रेशन कितने टाइप के हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन: फ्री वाइब्रेशन, ओके, डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब क्या है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में ले जाकर उसे डिस्टर्ब किया जाए तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी एक पार्टिकल अपनी रेस्ट पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि ये अगर एक पेंडुलम है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, अब ये ऑसिलेट करना शुरू करा, ये मैक्सिमम इस हाइट तक जाता है, तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, और ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। सेम इस तरह की रॉड जो है, ये जितना वाइब्रेशंस में मीन तो हो गई रेस्ट पोजीशन, इससे ये कितना ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, कितना डेप्थ तक जा रही है। तो मीन से जो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जब भी मैक्सिमम होता है किसी एक ऑब्जेक्ट का जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा हो। और ये ऑब्टेन हो सकता है सिर्फ वैक्यूम में या फिर ऐसी जगह पे जहां पर कोई और रेजिस्टिंग फोर्स नहीं हो, तो ये तो हमारे वैक्यूम में ही हो सकता है। ठीक है, obtained in absence of external resistive force। ठीक है, इस तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में जाके डिस्टर्ब करें तो उसका वाइब्रेशन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट भी बना रहेगा, मतलब पहली बार जिस हाइट तक ये गया था अगली बार भी ये उसी हाइट तक जाएगा और हमेशा उसी हाइट तक जाता रहेगा अगर ये चीज वैक्यूम में करी जाए तो। ठीक है, इन फ्री वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम किसी भी एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं तो जो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, फ्री वाइब्रेशन है, इन वैक्यूम के लिए ग्राफ बनेगा ऐसा। ये फ्री वाइब्रेशन में हर एक केस में एम्पलीट्यूड बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे पेंडुलम का भी दिया हुआ है। अब पेंडुलम के केस में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू √L/G। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, पता लगता है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। और फ्रीक्वेंसी लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L। अब इस चीज को ध्यान रखना, नोड क्या होता है, वो पॉइंट जो डिस्प्लेस ना हुआ हो। ठीक है, या रेस्ट पोजीशन, जहां नोड जैसे कह सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो है ये यहां पर है। ऐसे समझाता हूं, रुको। ये 2 दीवार हैं, इसके बीच में हमने रस्सी को बांध दिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट जो है ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा तो इसे हम कहेंगे नोड। और हमेशा 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इस वेव के हिसाब से ये नोड कहलाएगा क्योंकि ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर, ये अगर मैंने ये कि वेव ग्राफ बनाया है तो फॉर दिस इंस्टेंट इस ग्राफ के लिए ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो 2 कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। यहाँ पर हम एक्चुअली देखें तो स्ट्रिंग के केस में अगर बात करें, एक स्ट्रिंग में जो वेव बनती है तो स्ट्रिंग जिन 2 एंड पर बांधी जाती है वो एंड तो कभी भी वाइब्रेट नहीं कर सकते, अपनी मीन पोजीशन नहीं छोड़ सकते है, तो ये आपके नोड्स कहलाते हैं, ये परमानेंट नोड है। ठीक है, अब जैसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी एक स्ट्रेस्ड वायर, स्ट्रिंग जैसा कि गिटार में होता है उसमें ऑब्टेन करना चाहें, ठीक है, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैसे तो मैंने वेलोसिटी का रिलेशन दिया है आपको, तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग एक पतला सा सिलेंडर होता है,
फॉर्मूले को और आगे आप एक्सटेंड करोगे तो मिलेगा T डिवाइडेड बाय रो पाई आर स्क्वायर। T इज द टेंशन। अगर हमें वेलोसिटी ये फ्रीक्वेंसी जो ऑब्टेन करनी है, ओके, अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करनी है, बेटा एक बात ध्यान रखना, ये v नहीं है एक्चुअली, क्या है ना, ये वेलोसिटी नहीं है। फ्रीक्वेंसी के आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में दो सिंबल्स मिलेंगे, ये एक्चुअली ऐसा न्यू है। तो क्या होता है, कई बार आप इसे वेलोसिटी समझ सकते हो, तो मैं सिंबल की जगह f लिख देता हूं, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है। अगर हम मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करें फॉर ए स्ट्रिंग, वो ये आएगी। तो अगर हमें ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करनी है तो देखना, अगर स्ट्रिंग जो है किसी गिटार की, उस स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो आवाज़ जो आएगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आएगी। अब कैसे पता लगता है कि आवाज़ हाई फ्रीक्वेंसी की है? अगर आपकी जो साउंड सुनाई दे रही है वो बहुत पतली है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। अगर उसकी आवाज़ जो बहुत मोटी है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो वायर यूज़ कर रहे हो उसकी डेंसिटी को डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो वायर यूज़ कर रहे हो उसके रेडियस को कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। ये सारे आपके फैक्टर्स आते हैं, ओके। सो फाइनली जो हमारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और वायर डिपेंड कर रही है, वो है टेंशन, डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग मटेरियल, रेडियस ऑफ द वाइब्रेटिंग मटेरियल, जो भी वाइब्रेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। आप एक एग्जांपल ऐसा समझ सकते हो, गिटार के वो अगर आपने देखा है तो उसमें अलग अलग डायामीटर की स्ट्रिंग होती है, तो उनका रेडियस भी अलग अलग होगा। तो जो सबसे ज्यादा मोटी वायर है उससे जो आवाज निकलती है वो मोटी निकलती है, और जो सबसे पतली वायर है उससे जो वायर निकलती है, आवाज निकलती है, वो काफी ज्यादा पतली वायर वाले केस में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब बहुत पतली आवाज आएगी। तो जितनी पतली वायर उतनी पतली आवाज। उसका तरीका ऐसे समझ में आता है, जितनी पतली वायर उसका रेडियस उतना कम, रेडियस कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब आवाज पतली ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी श्रिलनेस ज्यादा होगी। दो चीजें आप समझोगे, फ्रीक्वेंसी हाई मतलब श्रिलनेस मोर, आवाज उतनी ही पतली, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी लो, आवाज उतनी ही मोटी, जिसे हम कहते हैं ट्रेबल। आप लोगों ने देखा होगा दो तरह के बटन्स होते हैं म्यूजिक सिस्टम में, बेस और ट्रेबल। तो जो वो ट्रेबल करके लिखा होता है उससे आवाज पतली आती है, उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। अब पढ़ने वाले हम डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन जब भी एग्जिस्ट करता है जब कोई रेजिस्टिंग फोर्स प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो। वाइब्रेशन जो है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इनिशियली ज्यादा होता है और धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो अगर ऐसे दो ग्राफ दिखा दिया जाए, पूछा जाए कौन सा जो वाइब्रेशन है वो फ्री है, फ्री में एम्पलीट्यूड सब में बराबर होंगे, डैम्प्ड में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते हुए जाएंगे। अब जो है फोर्स वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पर हम लोग रेजोनेंस को समझेंगे। देखो, फोर्स वाइब्रेशन का मतलब है अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की इस शेप, साइज और मटेरियल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अगर ये 100 हर्ट्ज है और आप जो इसको पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, तो ये जो वाइब्रेट करेगा वो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ही करेगा। देखो, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन होने वाला है। बट अगर ये फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। और उसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं, जब एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। एंड एट द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसी चीज को मैंने इसमें बताया है, ठीक।
नाउ इस हमारा जो ये रेजोनेंस का टॉपिक है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल, ये रेजोनेंस से रिलेटेड है और आपको कई बुक्स में भी मिल जाएगा। जैसे मानो कि ये एक स्ट्रिंग है, इसको हमने ऐसे किसी दीवार पर बांध रखा है, ठीक है, और ये अलग अलग लेंथ के 4 पेंडुलम है A B C D, जिसमें A और D का साइज एग्जैक्टली बराबर है, लेंथ बिल्कुल बराबर है। अगर मैं A को ऑसिलेट करूंगा तो आप ये सोचिए, अगर ये स्ट्रिंग है, इसके ऑसिलेशन से वाइब्रेशन इसमें भी आएगा और ये वाइब्रेशन सब तक जाएगा। लेकिन होगा क्या, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर है, हमने क्या पढ़ा है, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ पर डिपेंड करती है और किसी पे नहीं, 1/2πg/L। तो A और D की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी मतलब ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इनके ऑसिलेशन बहुत छोटे होंगे और ये जो है सबसे मैक्सिमम ऑसिलेट करेगा। रीजन, दोनों की लेंथ बराबर है, तो ये इसकी पूरी की पूरी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर सकता है, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम लेंथ। इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लेगा एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे ही आपके इधर भी क्वेश्चन आता है, व्हेन एक्सटर्नल, जैसे ये आपके दो सेम शेप सेम साइज के दो ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बराबर है। अगर मैं इसे स्ट्राइक करके छोड़ देता हूं, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ इसके नीचे हमने ऐसे एक बड़ा सा एयर कॉलम रखा हुआ है, इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। इसका फ्रीक्वेंसी होगी तो ये साउंड बॉक्स के अंदर एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे और ये वाइब्रेशन यहाँ आएगा। अब ये वाइब्रेशन जब यहाँ आएगा तो ये भी इसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा। रीजन बीइंग, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि ये और ये मटेरियल सेम है, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर मैंने इसे डिस्टर्ब करा तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगी और इसके थ्रू इस पर ट्रांसमिट होगी, तो इसका वाइब्रेशन एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग होती तो ये वाइब्रेशन इस तक ट्रांसमिट जरूर होता, लेकिन इसका वाइब्रेशन कम होता, बहुत छोटा होता। अगर दो मटेरियल की शेप, साइज, लेंथ सब बराबर है, स्ट्रक्चर बराबर है, तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो इसकी वाइब्रेशन और इनकी वाइब्रेशन एग्जैक्टली सेम होगी, जैसे पेंडुलम में हुई थी, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे ऐसा भी आता है कि किस तरह की ट्यूब है, इसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे टैप लगा हुआ है, इस टैप को आप खाली करते जाओगे। अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क को मैं स्ट्राइक करके यहाँ पर ले आता हूँ, मान लो ये जो है 400 हर्ट्ज से ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ और यहाँ टैप को खोलता हूँ, तो जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाता जाएगा, जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाता जाएगा, हम क्या देखेंगे कि एक ऐसा टाइम आएगा, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लिक्विड एयर कॉलम है, सॉरी इसमें तो एयर कॉलम बनेगा, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी उसके लेंथ ऑफ एयर कॉलम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ ऑफ एयर कॉलम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी तो पानी भरा हुआ है, जैसे पानी नीचे तक आएगा तो इसकी लेंथ ऑफ एयर कॉलम कुछ होगी L1, और नीचे आया लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होगी L2। लेंथ बढ़ेगी तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी, तो जो साउंड ये ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम साउंड ये प्रोड्यूस करेगा विद अ वेरी लाउड नॉइस, बहुत ज्यादा तेजी से वो आवाज आपको सुनाई देगी, मतलब कह सकते हैं वो आवाज डबल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज किस लिए हो रही है, रेजोनेंस, कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से मैच कर गई, इसीलिए वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अभी हम पढ़ेंगे भी एम्पलीट्यूड जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या डिसाइड करता है। जैसे देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हम 3 चीजों को मेजरली पढ़ने वाले हैं, लाउडनेस,
जो कि एक एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, सेकंड पिच जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, थर्ड क्वालिटी और टिम्बर जो कि शेप ऑफ अ वेव पर डिपेंड करता है, जिसे वेव फॉर्म कहा जाता है। लाउडनेस क्या है? ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें दो साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। एक सोर्स से दो तरह की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उनको डिस्टिंग्विश करने में जो कैरेक्टरिस्टिक हेल्प करे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल और वॉल्यूम कह सकते हैं हम, उसी को हम लाउडनेस कहते हैं। अब लाउडनेस किन पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ 5 फैक्टर्स हैं जिन पर हम बात करें। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जो भी हमारा इसमें वाइब्रेटिंग मीडियम है, पार्टिकल है, उसका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड को 3 गुना कर दिया जाए तो लाउडनेस 9 टाइम्स हो जाएगी। देन इसमें देखिए, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब आप जैसे अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो लाउडनेस डिक्रीज होगी, और ये लीनियर डिक्रीज नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? डिस्टेंस के स्क्वायर है। अगर हम किसी सोर्स ऑफ साउंड से, ठीक है, आप डबल कुछ डिस्टेंस चले जाते हो, मतलब पहले आप किसी जगह पे खड़े होकर आवाज सुन रहे थे, अब वो जो दूरी थी उससे डबल डिस्टेंस पर चले गए, तो आपको जो साउंड है वो 4 गुना कम हो जाएगी। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, हम कहेंगे डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डायरेक्टली ये लिखने की वजह से ऐसा कर दिया है, वैसे इसका मतलब ये है कि लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। जितना ज्यादा डेंस मीडियम प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा लाउड वॉइस आपको सुनाई देगी। जैसा कि बारिश के मौसम में अगर हम बात करते हैं, बारिश के मौसम नहीं, बारिश के मौसम में तो ह्यूमिडिटी का फैक्टर वो पीछे बात करी है, ठीक है। तो लाउडनेस आपकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा आपका डेंस मटेरियल है साउंड प्रोड्यूस करने वाला, उतने ज्यादा लाउड आपकी आवाज होगी, ठीक है। जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि आपने ना 2 अलग अलग तरह की बेल्स ली, अब उसमें एक मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे की कम, दोनों को सेम किसी फोर्स से स्ट्राइक किया जाए तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे एग्जांपल समझना, ये जो पेन है इसका सरफेस एरिया आप देख रहे हो, मैं इस पर ऐसे फिंगर स्ट्राइक कर रहा हूँ, इससे एक आवाज प्रोड्यूस हो रही है। और अगर ये जो मेरी नोटबुक है इसका सरफेस एरिया देख रहे हो, इसको मैं उसी फोर्स से स्ट्राइक कर रहा हूं, आवाज आपको फर्क दिख रहा होगा। इधर पर सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज मोर, यहां पर सरफेस एरिया कम है, इसीलिए आवाज जिसमें सरफेस एरिया कम उसमें लाउडनेस भी कम, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा उसमें लाउडनेस भी ज्यादा। फिर जो प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी, अगर आसपास कोई एक रेजोनेटिंग बॉडी प्रेजेंट है, रेजोनेटिंग का मतलब है ऐसी कोई बॉडी जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो फिर आपकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपके 5 फैक्टर हैं। यूनिट ऑफ लाउडनेस को फोन या फिर डेसिबल्स कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार बोला जाता है कि सबसे फेंट, सबसे धीमी आवाज कौन सी है, जिसे हम पिन ड्रॉप कहते हैं, उसे 0 डेसिबल्स कहा जाता है। अब बात आती है लाउडनेस जो है बेटा, वो तो देखो आप देखते हो एज जिनकी बहुत ज्यादा हो जाती है उनको हम जो नॉर्मल भी बोलते हैं, बहुत तेज भी बोलते हैं, वो बात भी बहुत धीमे सुनाई देती है। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ये मेजरेबल नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग ऑर्गन्स, ठीक है। अगर उसे हमें फिजिकली मेजर करना हो तो हमें कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी चाहिए जो सबके लिए सेम हो, उसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब वो होती है ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी 1 सेकंड में पास कर रही है। यहाँ पर एक स्पीकर है, इससे साउंड निकल रही है, अगर इसके सामने मैं एक यूनिट एरिया की फ्रेम रख दूं, इसमें से जितनी एनर्जी 1 सेकंड में पास करेगी उसे कहा जाएगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और इसकी एस यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो 0 डेसिबल 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है।
देन नेक्स्ट अगेन आ गया पिच। पिच भी जो है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम सेम लाउडनेस की साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए, एक गाने को एक मेल और फीमेल डुएट गा रहे हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर वो म्यूजिक ट्रेंड है तो सेम लाउडनेस पर अगर गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के आवाज की जो मोटाई है वो अलग होगी। फीमेल की आवाज पतली सुनाई देगी आपको, अलग से डिस्टिंग्विश हो जाएगी। मेल की आवाज आपको मोटी सुनाई देगी, अलग से डिस्टिंग्विश। ये किस चीज से डिस्टिंग्विश हो रही है? अगर दोनों का लाउडनेस बराबर है तो उसे हम कहते हैं पिच से। दोनों की आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। फीमेल की जो जनरली आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, इसलिए वो पतली होती है, और मेल की आवाज की फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है, इसलिए वो मोटी होती है। तो मेल की वॉइस में बेस होता है, एक तरीके से समझ लीजिए, और फीमेल की वॉइस में ट्रेबल जो कहते हैं, ठीक है, श्रिलनेस ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें समझ सकते हैं। तो अगेन जो है पिच जो है वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। अगर हम उसे समझना है, मेजर करना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। क्वालिटी एंड टिम्बर, अगर दो साउंड ऐसी हैं जिनमें आप कहें कि लाउडनेस भी बराबर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, अगर उनको हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे किया जाए? तो किया जाएगा, एक एग्जांपल समझना। एक सरगम है जो एक पियानो से बजाई जा रही है, सा रे गा मा पा धा नी सा बजाया गया, उसी को कोई फ्लूट से बजाए, उसी को कोई गिटार से बजाए, तो जो नोट है, सा का जो नोट है, रे का नोट है, ये नोट बजाने में फ्रीक्वेंसी तो सेम लगानी पड़ेगी, और मान लो वॉल्यूम भी सेम रखी जाए तो मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम। लेकिन फिर भी हम ये बता पाएंगे कि ये आवाज पियानो से आ रही है, ये फ्लूट से आ रही है, गिटार से आ रही है, क्योंकि उनके थ्रू प्रोड्यूस होने वाली साउंड की वेव की जो शेप है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो हमारा ईयर जो है वो 3 तरीके से साउंड को परसीव करता है, 3 पैरामीटर पे, एक क्वालिटी या टिम्बर पे, एक पिच पे, और एक एम्पलीट्यूड पे। ये 3 फैक्टर्स होते हैं।